चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल, किसी फॉर्म में तुम लिख सकते हो, दोनों स्लैश डाल के लिख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर एस ऑर्बिटल या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई भी डाल लो, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, जो चीजें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, हाँ इतनी ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एस ऑर्बिटल होगी तो कंप्लीट स्फेरिकल शेप होगी इस टाइप की। अगर तुम्हारे पास कोई sp ऑर्बिटल होगी, ये क्या होगी, प्योर एस ऑर्बिटल। ये क्या हो गई, प्योर एस ऑर्बिटल। ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया और यहां से ये डिस्टेंस। अब जैसे ही मैं इसमें p कैरेक्टर डालूंगा तो s ऑर्बिटल हमारी स्फेरिकल होती है और p ऑर्बिटल हमारी क्या होती है, इस तरीके से लंबी होती है। अब जैसे ही मैं s कैरेक्टर में p कैरेक्टर डालने स्टार्ट करूंगा तो हमारी इस ऑर्बिटल में इन दोनों के बीच में इंटरफेस होगा। इंटरफेस होने के बाद ये ऑर्बिटल स्फेरिकल होने के साथ साथ थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। तो यही होता है कि जो हमारी p ऑर्बिटल होती है कुछ इस तरीके की, और ये क्या हो गई हमारी sp ऑर्बिटल। ये क्या हो गई हमारी sp। ऐसे ही जब मैं और p कैरेक्टर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो ये ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है ये हमारी और लंबी होती चली जाएगी। तो हमारा sp हो गया, तो ये अगर इधर से आएगा तो ये हमारी इस तरीके से, ये क्या हो जाएगी, sp2 ऑर्बिटल। अब जब sp3 की बात करेंगे तो ये हमारी इस तरीके की ऑर्बिटल हो जाएगी, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, और हमारा ये कहां चली जाएगी, इस तरीके की। ये क्या हो गई, sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि p कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। जब फाइनली p कैरेक्टर 100% हो जाएंगे तो हमारी p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। देखो ध्यान से, दिख पा रहा है तुम्हें, दिख रहा है तो देख रहे हो p ऑर्बिटल। तो तुम यहां से अगर देख रहे हो तो ये साइज इस तरीके से इन ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है। या इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं तो तुम्हें और अच्छे से नजर आएगा। तो ये क्या हो गई, ठीक है, ये क्या होगी sp2। थोड़ा इसका कम कर देता हूं जिससे बोर्ड पे सारी चीजें एकदम से एक्सप्लेन हो जाए। ये देखिए, ये क्या हो गई, sp3, और ये हमारी हो गई प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल जिसमें 100% p कैरेक्टर है और इस ऑर्बिटल में 0% s कैरेक्टर है। चीजें ध्यान से सुनते रहिए, बस क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, 100% s कैरेक्टर होंगे, इसमें हमारे 50% s कैरेक्टर होंगे, इसमें 33 कैरेक्टर होंगे, और इसमें हमारे 25% s कैरेक्टर होंगे, और इसमें 0% s कैरेक्टर होंगे। सिंपल है। अब देखो होता क्या है, हम इस s कैरेक्टर से कितनी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं तुम्हें आज पता लगने वाला है। सबसे पहले हम इनसे बॉन्ड एंगल का पता कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। सबसे पहले किसका, बॉन्ड एंगल का। पहली चीज बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज बॉन्ड लेंथ, हम इनसे बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कर सकते हैं एस कैरेक्टर से। तीसरी चीज हम इनसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, या मैं स्लैश डाल के लिख सकता हूं बॉन्ड एनर्जी। इतनी सारी चीजें हम इन ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। फोर्थ, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या मैं कह सकता हूं एसिडिटी भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर है जो हम किससे एक्सप्लेन करने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से। सबसे पहला बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाएगा। देख लो ऊपर एस ऑर्बिटल स्फेरिकल थी, नीचे नीचे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो तो एस ऑर्बिटल क्या हो रही है, एस ऑर्बिटल क्या हो रही है, लंबी होती जा रही है। मतलब पूरी की पूरी हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, जब तुम्हारे किसी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो वो फूलेगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन जब उसमें पी कैरेक्टर बढ़ेंगे तो वो लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अब देखो जैसे जैसे हमारी एस कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारी जो ऑर्बिटल का लूप्स है वो मोटा होता जा रहा है। जो मोटा होता जा रहा है तो हर किसी लूप्स का ऑर्बिटल का लूप्स मोटा होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज फैक्टर तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। तो हम कभी भी पी कैरेक्टर नहीं देखते, एस कैरेक्टर को ही हम देख के अपना काम चला लेते हैं।
अब देखिए सेकंड चीज होती है बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। अब देखो कोई ये सारी की सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहा हूं। जैसे सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में बहुत सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, तो मैंने सिर्फ एक ऑर्बिटल ज्योमेट्री बनाई और वो तुम्हें दिखा दी कि ये इस टाइप की दिखेगी। अब इन सब का न्यूक्लियस है ये पॉइंट, ध्यान से सुनते रहो, बड़े धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या है, एक न्यूक्लियस पॉइंट है ये बीच में, तभी मैंने एक लाइन स्टार्टिंग में खींची थी। ये सब का क्या है, न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ती जा रही है। पी ऑर्बिटल में देखो कितनी लंबी हो गई। मतलब दूसरी बात कि अगर तुमसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ पूछ ले, किसकी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ पूछ ले कि भाई ये लेंथ बताओ, ये लेंथ कितनी है, तो जितने ज्यादा उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर होंगे इतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बोल सकता हूं, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। पहला फैक्टर समझ में आया। अब देखो अगर मैं इनके साथ सेम टाइप ऑफ एटम अटैच कर देता हूं, हर किसी के साथ सेम टाइप ऑफ एटम, ये देखो मैंने क्या किया, इसके साथ सेम टाइप ऑफ एटम अटैच किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, और नीचे पी ऑर्बिटल के साथ भी किया, ठीक है। तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। ये देखो इसका न्यूक्लियस कहीं यहां पे होगा, इसका न्यूक्लियस कहीं यहां पे होगा, इसका न्यूक्लियस कहीं यहां पे होगा, और इसका न्यूक्लियस कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो ये सेम टाइप ऑफ एटम है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया, एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो, तो जो ये डिस्टेंस है ये वाला यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसमें देखो बॉन्ड लेंथ यहां तक पहुंच गई, इसमें देखो ये बॉन्ड लेंथ यहां तक हो गई, ये पहुंच गई। तो हमारी जब तुम डाउन द नीचे जा रहे हो, प्योर एस ऑर्बिटल से प्योर पी ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी, क्या भाई, कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के। बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, ऐसे जैसे हमारे उसमें पी कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। क्यों, देखो ऊपर से ये क्या हो गई, एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये रहा और इसका न्यूक्लियस ये रहा। तो एस ऑर्बिटल में प्योर 100% एस कैरेक्टर है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग भी होगी, ओवरलैपिंग की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ध्यान रखना कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने का मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस को पास आना पड़ेगा, और जब न्यूक्लियस पास आएंगे तभी तो उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो जैसे जैसे हमारे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो हमारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी बढ़ेगी, लेकिन किसमें, जब हम कंपेयर कर रहे हो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल से। जैसे ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। अब जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी इतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होंगे और इतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब इन दोनों में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है कि जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इतना ही कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती चली जाएगी, कम चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के।
कि जैसे जैसे हमारे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे ऐसे ही हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब तुम क्या सोचोगे, इसका मतलब तुम सोचोगे कि जो एस कैरेक्टर होंगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जब जब एस एस की ओवरलैपिंग होगी, फिर हमारा एस पी आएगा, फिर हमारा एस पी टू आएगा, फिर हमारा एस पी थ्री आएगा और फिर हमारा पी आएगा। लेकिन ये ऑर्डर क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो एक न्यूक्लियस पे नहीं दोनों न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? कि भाई इस न्यूक्लियस का होल्ड कैसा है, इस न्यूक्लियस का होल्ड कैसा है, उनके बीच में ओवरलैपिंग कैसी हो रही है। अब मैं तुम्हें इनिशियली ही बता चुका हूं कि अगर तुम्हारे पास 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो और 2p ओवरलैपिंग हो तो भैया एक फैक्टर नहीं है सिर्फ जो एस कैरेक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर मैं बात करी थी कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी होगी, तो 2p की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, जिससे इनके न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे और उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारा ये ऑर्डर सही नहीं होगा। ये जब हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का ऑर्डर सिर्फ किस लिए आता है, जब हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तुम उसमें बोल सकते हो कि जितनी भी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एस कैरेक्टर के, लेकिन वो कब, जब सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हो एस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ये कहानी सही है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। अब देखो जैसे जैसे कोई हमारा sp बॉन्ड बना रहा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, फिर sp2 फिर sp3। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अगर तुम्हें जनरल लिखना है फिर की कैरेक्टर आएगा और फिर s कैरेक्टर आएगा। तो ये हमारा हो गया जनरल, लेकिन किसके लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। जब तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंपेयर करो, जैसे यार देख लो, जैसे तुम्हारे दे दिया C डबल बॉन्ड CH और ये एक कंपाउंड हो गया A, B कंपाउंड तुम्हें दे दिया HCH डबल बॉन्ड CHH, ये B कंपाउंड हो गया। जैसे C तुम्हें दे दिया CH3 CHHH और तुमसे पूछने लगा कि भाई A कंपाउंड में जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो A है। देखो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है A, इसकी मान लो B और इसकी मान लो C। इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ में ऑर्डर लगाओ, इन तीनों का बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में ऑर्डर लगाओ। अब देखो इनका कुछ नहीं करना, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। अब जब इसका sp है इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाई है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो ये बॉन्ड लेंथ होगी ये कम होगी और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। तो ये sp हो गया, ये sp3 का मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर कम है तो C की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर मैं इन तीनों का ऑर्डर अरेंज करूं बॉन्ड लेंथ को लेकर तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी C की, फिर होगी B की, फिर होगी A की। लेकिन अगर वहीं पे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर A, फिर होगा B, फिर होगा C। दोनों में क्या हो गया, अपोजिट रिलेशन हो गया। लेकिन यहीं इसी के साथ साथ तुम्हें बोल देता कि HH के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो इनका कैसे करोगे, HH की तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तो HH तो सबसे पहले आ जाएगा। तो जब कभी भी तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हो रहा हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और उसमें पूछा हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो तुम इजीली बता सकते हो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी इतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें। पहला क्वेश्चन ही हो गया। और क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें यहीं पे बोर्ड पे ही करा देता हूँ जिससे तुम्हें सब कुछ यहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए ये कि भैया एक sp3 है और उसके साथ 1s बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 है उसके साथ 1s ओवरलैपिंग हो रही है, एक sp है उसके साथ 1s ओवरलैपिंग हो रही है, और मुझे बताओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस ओवरलैपिंग के बीच में होगी। तो कुछ नहीं करना, तो किस में देखना है, sp3 परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखो ये तो सेम है s। अब देखो इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं 50%, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं 33.3%, इसमें कितने हैं 25%। तो जितने ज़्यादा एस कैरेक्टर होंगे इतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा। भाई देखो ये होगा कार्बन और ये होगा 1s, ये क्या है sp में होने की वजह से जो इसकी ओवरलैपिंग होगी इस तरीके की होगी और 1s होगा हमारा इस तरीके से होगा। अब जो हमारा sp2 आएगा, कार्बन sp2 में आया, तो कार्बन sp2 में आया तो इसकी ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी और हमारा ये हो गया। तो हमारी देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है
बढ़ रही है कि बढ़ रही है? जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो इनके बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होगी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग इस केस में होगी, इसलिए ये हमारा ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाए, sp3 1s, sp3 2s और sp3 3s और दे देता हूं, तो मैं दे दिया sp3 2p। अब बताओ मुझे किसके लिए भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी हो रही होगी? बताओ इन सारों में कंपेयर करके कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही सेम ऑर्डर फॉलो करना है। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, जिसका सबसे कम उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जिसका सबसे कम क्वांटम नंबर उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब देखो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसे रफ नहीं कर रहा क्योंकि इसका यूज होना है अभी, तभी एक बार मैं साइड में इधर बना के लिखा था ये। अब देखो इन सारों में कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो ये इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। चलो अब तुम्हें कंपेयर करना है, बताओ किस किस के बीच में कंपेयर करोगे? सबसे पहले देखो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जाओ। इसका सबसे कम है तो साइज छोटा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा, तो हमारा A सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब फिर से देखो यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2p है, क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो फिर क्या देखना है? डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर किसका होता है? p का, तो p का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा हो गया, तो फिर हमारा b आ जाएगी स्ट्रेंथ। फिर b के बाद अब इसके पास 2s है, इसके पास 3s है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जाओ, फिर क्या हो गया? c, और फिर क्या हो जाएगा? हमारा d। तो हमारा इसका ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी सेम आ जाएगा। यही ऑर्डर हमारा बॉन्ड एनर्जी का, यही ऑर्डर हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, यही ऑर्डर हमारा इफेक्टिव ओवरलैपिंग का, और इसका अपोजिट कर दोगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें पूछने लगूं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हाई होगी? जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि 1s है और एक भाई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये sp2 2s 2p की मिक्सिंग करने से हुई है और ये 3s 3p की मिक्सिंग करने से हुई है। अब बताओ मुझे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो तुम्हें तो ये पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो हाईली इफेक्टिव ओवरलैपिंग करती है, उसके पास डायरेक्शन नेचर, हर किसी का डायरेक्शन नेचर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनका ऑर्डर अपोजिट लगा देंगे इसको। लेकिन ध्यान रखो जब कभी भी कंपैरिजन होता है ना वो सेम वाली में होता है। आगे 1s का साइज बहुत छोटा है और छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड रहेगा s ऑर्बिटल पर सबसे ज्यादा रहेगा और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग रहेगी। मैं कहूंगा कि 1s बॉन्ड का ओवरलैपिंग जहां तुम्हें दिख जाए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो इन केस में सबसे पहले नंबर पे तो आ जाएगा ये किसको दे देंगे हम? फर्स्ट नंबर। अब जब ये 2s 2p की ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है और ये 3s 3p की ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, तो सबसे ज्यादा किसको दोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रीफरेंस दोगे। जितना छोटा क्वांटम नंबर से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी होगी उन ऑर्बिटल का साइज इतना छोटा होगा और साइज इतना छोटा होगा, ओवरलैपिंग इतनी ही अच्छी होगी। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? हम इसको दे देंगे और तीसरे नंबर पे हम किसको दे देंगे? हम इसको दे देंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो, अरे क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है, तुम्हें बोल दे कि 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और तुम्हें बोल दे कि ये sp3 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और जो ये बनी है ये 2s और 2p से मिलके बनी है। ऐसे ही तुम्हें बोल दे कि sp2 और sp2 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी 2s और 2p के बीच फॉर्म होने से बनी है। अब मुझे बताओ कि इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा या ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या होगा? अब बताओ। तो जब ऐसा केस आ जाए, जब दोनों सेम आ जाए, तो उस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम है, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो उससे बनने वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ भी सबसे हाई होगी। तो इस केस में हम इन दोनों को प्रेफरेंस ना देखें, अगर इसके ऊपर 1s और 1s आ जाता तो सबसे पहले 1s ही जीतता। लिख देता हूं, अगर इससे पहले ये भी आ जाता 1s, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले आएगा 1s के बाद किसकी हाई होगी। अब जब इन सब की बात आ गई, इन चारों के सबके पास क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 2p ओवरलैपिंग से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, तो इसमें क्या देखोगे? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। तो sp2 या मैं तुम्हें कह देता हूं sp भी मान ले लो, चलो खत्म ही करो सिस्टम, 2s और 2p sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ले लो, तो फिर क्या आ जाएगी ओवरलैपिंग? sp की आ जाएगी, क्योंकि ये किससे बने हैं? 2s से। फिर क्या हो जाएगा? sp2, फिर क्या हो जाएगा? sp3, फिर क्या आ जाएगा? अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल खत्म हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद क्या बचा? 2s और 2p। अब क्या देखोगे? डायरेक्शनल नेचर। तो फिर क्या आ जाएगा? 2p की ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी और फिर किसकी आ जाएगी?
2s की ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। तो क्वेश्चन देख रहे हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग से आ जाए या कैसा भी आ जाए, तुम्हें किसी प्रकार से पूछ ले तो तुम इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन हो गया, सेकंड बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन हो गई, तीसरा क्या होता है हमारा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन होगी। अब बचता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विच हैव ए मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होगा, सिंगल एक आदमी का काम है, जितना एक होल्ड है, सपोज करो कि 2 आदमी है, तुम उधर से पुश कर रहे हो, मैं इधर से, तुम्हारे में अगर जान कम है तो मैं तुम्हें इजीली पुश कर दूंगा, तो इसमें सिर्फ मेरा ही रोल है ना कंप्लीटली, कि जितने मेरे पास टेंडेंसी है मैं सारी लगा दी। या खींचने की बात कर लो, अब मैं किसी चीज़ को खींच रहा हूँ, जितने मेरे पास पावर है मेरी, बीच में एक सपोज करो कुछ भी रखा है, रसगुल्ला रखा है, अब हमें खींचना है, हमें जहाँ पहुँच के जाना है, अब मेरे पास ज़्यादा टेंडेंसी है उस रसगुल्ले को खींचने की, तो मैं जल्दी से उसको खींच लूँगा। तो एक आदमी की जो टेंडेंसी होती है, पहले तो शेयर कर रहे थे लेकिन उसने ज़बरदस्ती खींच लिया कि नहीं मेरे मुझे दे, तो इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, छीनने की ताकत रखने वाले को। ये एक ही आदमी के अंदर होती है, ग्रुप में नहीं होती है, ग्रुप में मतलब अलग अलग चीज़ की होती है। अब देखो खींचने की टेंडेंसी, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है। हर किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बना होगा, ये वाला, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन हो गया, क्या हो गया इस मार्कर को, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन हो गया, समझ पा रहे हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखो ये s ऑर्बिटल है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा क्लोज है, और ज़्यादा क्लोज है तो ये जल्दी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो इसका मतलब जिसके पास 100% s करैक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, बात बिल्कुल सही है। अब हाइब्रिड में आओ, इसमें देखो, अब जो हाइब्रिड में sp2 में होंगे उसके पास ज़्यादा करैक्टर होंगे उसे खींचने की, तो वो इसको खींच लेगा। तो मैं कह सकता हूँ, तुमने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करैक्टर। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड होती है उसके पास खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें, सबसे पहले अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछे, नाइट्रोजन की पूछे, या सिंपल ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसको बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पीरियोडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नेचुरल नेगेटिविटी। मतलब ये इसका नेचर ही है, नेचुरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जन्म से ही ऐसे है, इनके पास खींचने की टेंडेंसी है, दूसरों को बर्बाद करने की ही टेंडेंसी है। दूसरी होती है कि हम कोई ऐसी चीज़ ला दें कि जिससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, जब तुम करोगे 2.5 होती है, सॉरी 2.5 के अप्रोक्स होती है, लेकिन जब तुम इसमें कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दोगे, जैसे ये देखो HC डबल बॉन्ड CH, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया चेंज, इसमें परसेंटेज ऑफ s करैक्टर आ गए 50%। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाई कर दे, नेचुरल से और ज्यादा मॉडिफाई कर दे, मतलब पहले कम थी, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा दे, उसी को हम बोलते हैं मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तीसरी एक होती है कि अगर हम एक कार्बन पर ये ग्रुप लगा दें, और ग्रुप लगाने से यहाँ पे क्या हो रही है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब जब ये ग्रुप किसी के साथ अटैच होगा XYZ से, तो कुछ ना कुछ इंडक्टिव फील्ड लगाएगा, तो इन वाले जो ये ग्रुप लगाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मतलब एक ग्रुप के साथ बल्क में जा रहे हैं। भाई फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फ्लोरीन का तो काम नहीं है, लेकिन वे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहे हैं, तो एक टाइप का ये भी एक मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक पाथ से अगर चीज़ें हटके चलोगे तो उसको मॉडिफाई बोल देते हैं। यही चीज़ है कि पीरियोडिक में जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, उससे अगर हटके तुम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उसी को हम मॉडिफाई का नाम दे देते हैं। बाकी इनको तुम चेंज करते रहो, किसी को रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी को कुछ भी। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसकी ऑर्गेनिक में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है कि तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे ना, वो भी इसी मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस होंगे। तो अब इसको मिटाने का काम आ गया।
अब इसको रफ कर दूंगा, चीजें समझ चुके हो। एस ऑर्बिटल किस टाइप की दिखती है, बॉन्ड लेंथ भी इसी तरीके से फिगर बनाओ अपनी कॉपी में, इसी तरीके से एक साथ, तभी सारी चीजें साथ साथ एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें याद रहेगा। वरना तुमने तो रट्टा मार रखा है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। पर ये चीजें आती कहां से, इन्हीं सब डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ये सारी चीजें। अब देखो मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है। अब देखो अगर मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने जाऊं तो हर एक एटम के पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि वो sp2 sp3 में भी हो सकता है। अब कहानी ये आती है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर के। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन तुम्हें दूसरे तरीके से आ जाए कि तुम्हें पीरियोडिक भी दे दिया और तुम्हें नॉन पीरियोडिक भी दे दिया और फिर तुमसे पूछने लगा कि बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो सिंपल, तुम्हारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और तुम्हारे पास फ्लोरीन है। ये तो भाई पापा है सबका। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे हाई होती है पीरियोडिक टेबल में 4.0, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे हाई है। अब देखो इन तीनों के पास टेंडेंसी है कि कार्बन किस में जा सकता है, sp3 में भी रह सकता है, कार्बन sp2 में भी रह सकता है और कार्बन sp में भी रह सकता है। सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से। नाइट्रोजन के पास भी क्या है, sp3, sp2 और sp। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास भी टेंडेंसी क्या है, sp3, sp2 और sp में जाने की टेंडेंसी है। अगर मैं इन्हीं का इसी ऑर्डर में अरेंज करूं, इनमें ऑर्डर में अरेंज करूं, सिंपल देखो। अगर पीरियोडिक में बात करोगे, क्वेश्चन 1, अगर पीरियोडिक में बात करोगे नेचुरल फॉर्म में तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, फिर किसकी आएगी, ऑक्सीजन की, फिर किसकी आएगी, नाइट्रोजन की, फिर आ गई कार्बन की। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर तुम उन्हें इसी हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन कार्बन की बात करें तो जो कार्बन sp होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, जो कार्बन फिर sp2 होगा और फिर जो कार्बन sp3 होगा। तो ये ऑर्डर इनका हो गया। ऐसे ही जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो जो नाइट्रोजन sp होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, फिर नाइट्रोजन sp2, फिर नाइट्रोजन sp3। ये हो गया तीसरा। और अगर फोर्थ की बात करें ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन sp में रहेगी, फिर ऑक्सीजन sp2 में रहेगी और ऑक्सीजन जो sp3 में रहेगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई। 3 हो गया। अगर इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैं फ्लोरीन के साथ कंपेयर करूं तो ये सारी की सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल भी फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। चाहे फ्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में ही प्रेजेंट क्यों ना हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी हाई होगी। तो ये तो था इनका खुद में। अगर मैं पूछने लगूं कि मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों को मिक्स कर दूं और ये तीनों मैंने मिक्स कर दिए और मैं तुमसे फाइनल पूछ रहा हूं कि भाई मुझे फाइनल बता कि मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो यही कहानी होती है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने से, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर चेंज करने से, नेचुरल फॉर्म में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इनका ऑर्डर आता है वो, लेकिन जब तुम हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो जो नाइट्रोजन sp3 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन sp से। देखो अगर मैं इसका ऑर्डर अरेंज करना स्टार्ट करूं तो किस तरीके से ऑर्डर करूंगा मैं अरेंज, तुम्हें बड़ी गजब की चीज पता लगने वाली है आज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम कहते थे ना हमेशा ढिंडोरा पीटते थे कि नहीं भाई नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई होती है, नाइट्रोजन की तो हमेशा ही हाई होगी, लेकिन नहीं। अब देखो कितनी चीजें चेंज होने वाली है। सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इन सीरीज में, मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बीच में, देखो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन sp3 की होगी, फिर कार्बन sp2 की होगी। अब जो आएगा, अब आएगा नाइट्रोजन कि जो नाइट्रोजन sp3 में प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ध्यान से सुन लो, सबसे कम किसकी होती है, sp3 की, फिर sp2 की, फिर नाइट्रोजन sp3 आएगा और फिर कार्बन sp आएगा। अब देखो फिर क्या आ जाएगा,
नाइट्रोजन sp2 आ जाएगा, फिर हमारा sp2 के बाद फिर ऑक्सीजन sp3 आएगा और फिर नाइट्रोजन sp आएगा। अब नाइट्रोजन sp आ गया, फिर से ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा, और फिर हमारा सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो देखो अगर इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करूं मैं, इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो सबसे पहले आ जाएगा भाई फ्लोरीन, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन sp, फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन sp2, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन sp3। अब ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ऑक्सीजन आ गया, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp2, फिर क्या आ जाएगा, कार्बन sp, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp3, फिर क्या आ जाएगा, कार्बन sp2, फिर क्या आ जाएगा, कार्बन sp3। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। इसी तरीके से अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो ध्यान से, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं पिक कर रहा हूं जिसमें तुम्हें ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। कैसे, देखो देखो क्या एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी कार्बन के किससे, ऑक्सीजन sp3 की, और फिर आएगा कार्बन sp। ये तुम्हें दिया होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन sp3 ज्यादा होगा, फिर हमारा कार्बन sp ज्यादा होगा, और फिर हमारा नाइट्रोजन sp3 ज्यादा होगा। ये ऑर्डर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी ऑर्गेनिक में एप्लीकेशन कैसे मिलती है, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और तुम्हारे पास इसकी रिएक्शन करा दी NaLi के साथ, और दूसरा तुम्हें दे दिया C2H5Br। सिंपल सी बात है, तुम देखोगे कि ये sp है और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। सिंपल है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे Na आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से फिर ये इस पर अटैक मारेगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है, कर दिया, मजा आ गया। अगर उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, उसने क्या किया भाई साहब ने, CH2OH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर तुम्हें आगे लिख के दे दिया NaLi, और फिर दे दिया C2H5Br। अब बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो भाई बच्चों को तो यही याद रहता है कि जो ये हाइड्रोजन है ना, ये ज़्यादा एसिडिक है, और ये ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हम इसको निकाल देंगे और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और C2H5। और सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें यही मिलेगा और तुम टिक करके आ जाओगे और वाह मज़ा आ गया। और फिर देखोगे आंसर की, देखोगे यार ये तो गलत पाया, फिर कहोगे आंसर की तो गलत है, आंसर की तो गलत है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताया है, ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन sp3। तो ऑक्सीजन sp3 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो ये हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो जब हमारा NaLi आएगा हाइड्रोजन पिक करने, तो Li नेगेटिव, Na पॉजिटिव Li नेगेटिव जब हाइड्रोजन उठाएगा तो ये हाइड्रोजन उठाएगा, ना कि ये हाइड्रोजन उठाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन उठाएगा तो हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो एज इट इज रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन C2H5। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर तुमसे पूछ ले, रेट पूछ ले कि रेट, यहाँ पे R1 लिख के दे दिया, तुम्हें 2 दे दिए, चलो इसके 2 मोल दे दिए, सपोज करो इसके 2 मोल दे दिए, 2 मोल देने के बाद रेट पूछ ले कि ये हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा कि ये हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन sp3 में ज़्यादा एसिडिक होता है ना कार्बन sp से। हो गया। अगर सपोज करो क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ऐसे ना आके क्वेश्चन ऐसे आ गया
कि उसने तुम्हें दे दिया, क्या दे दिया तुम्हें उसने कंपाउंड दे दिया कि ये CH2NH2 है, ये CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, और अब उसने तुम्हें दे दिया NaLi या NaNH2 कोई भी बेस मान लो, और फिर दूसरे पे तुम्हें दे दिया C2H5Br। अब तुम ध्यान से देखो, तुम फिर क्या करोगे, तुम कहोगे अब तुमने ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट तो पढ़ लिया, तुमने पता था कि चलो एक्सेप्शन मान के याद कर लिया, अब वो एग्जामिनर तो चालू होता है तो देखता है मिस्टेक। अब तुम क्या करोगे, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और नाइट्रोजन पे C2H5 लगा के गलती कर दोगे। लेकिन देखो पीछे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन sp में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन sp3 से, तो यहाँ से क्या है, नाइट्रोजन sp3 में प्रेजेंट है और जो ये कार्बन है ये sp में है। इसका मतलब जो ये हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है और ये नाइट्रोजन लेस एसिडिक है, तो इसकी वजह से मोर एसिडिक होने की वजह से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये NH2 एज इट इज ही रहेगा और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड BC C2H5 आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है इसकी ऑर्गेनिक में, और है यही क्वेश्चन है क्लेडन में। क्लेडन तो पढ़ोगे नहीं तुम, क्लेडन में यही क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे चिपका रखा है मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रखी है। तो तुम्हारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी यहीं पे मैं साथ के साथ जो चीज़ें मुझे लगेगी वो साथ के साथ ही निपटा दूंगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई भंडार है, इतना सब कुछ है ना इसमें पढ़ाने के लिए। जैसे मैं 3 टॉपिक तो मेन ऑर्गेनिक में पढ़ाने वाला हूँ, 3 नहीं 4 पढ़ाऊँगा, पीरियोडिसिटी, फिर केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट और लास्ट में F ब्लॉक एलिमेंट। बाकी जो 2-3 टॉपिक हो गए, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक बच गया, कोऑर्डिनेशन बचा और बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक बचता है, ये सब तुम्हारा दीपक सर निपटा देंगे। तो मैं जितने भी 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज पढ़ना, पहले पीरियोडिक, फिर केमिकल, केमिकल के बाद फिर पढ़ो तुम मेन ग्रुप एलिमेंट, और मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ने के बाद फिर तुम कोऑर्डिनेशन में कूदो, और फिर देखो तुम्हारा क्या मज़ा आएगा। तुम्हें ना इतनी चीज़ें पहले से पता होगी कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा इनऑर्गेनिक पढ़ने में, तुम्हें डर ही नहीं लगेगा, तुम्हें कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, सब चीज़ तुम्हारे सामने ऐसे चल रही होगी मूवी की तरह, हाय हाय क्या चल रहा है। तो सीक्वेंस वाइज चीज़ों पढ़ोगे ना तो तुम्हारा मजा आएगा। अगर तुम अब पीरियोडिक पढ़ लिया, फिर जाके ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हें घंटा पता नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, तो क्या सीखोगे वहाँ से। तो चीज़ें सीक्वेंस वाइज पढ़ो, हम पागल नहीं है जो टाइम टेबल बनाते हैं तुम्हारे लिए कि भाई इस तरह सीक्वेंस में पढ़ो, कुछ सोच के तो बना रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने लेक्चर नहीं पढ़ा रखे यार, वो इसलिए हमने पहले जिसके लेक्चर तैयार है वो पहले दे दिया तुम्हें, ना ऐसा नहीं है। तो जो टॉपिक पढ़ो वो सीक्वेंस वाइज पढ़ो। अब तुम इक्विलिब्रियम पढ़ने बैठोगे, पहले फेज इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे, पहले आयनिक पढ़ लोगे, केमिकल पढ़ा नहीं, आयनिक घंटा समझ में आएगा जब तुमने केमिकल नहीं पढ़ा। तो सीक्वेंस वाइज चलो, पहले केमिकल, फिर आयनिक, फिर फेज, इस तरीके से। तो मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो ऑर्गेनिक के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DU BHU JM कभी भी दे सकता है, किसी साल भी, और आ चुका है, इनफैक्ट गेट में क्वेश्चन आ चुका है, गेट में तो आ ही चुका है, तो तुम्हारे भी देख लो, कभी भी दे दे तुम्हें कहीं ना किसी एग्जाम में मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तुम्हें एक साथ दोनों कंपाउंड लिख के दे देगा, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, और फिर C2H5Br डाल के दे देगा और पूछेगा कि दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा। तो दोनों में एक बार तो दोनों कार्बन से हटा रखे होंगे, एक बार दोनों ऑक्सीजन से हटा रखे होंगे, इस तरीके से चीज़ें आएगी। अब देखो जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया, चलो ये मान लो CH2 नेगेटिव A कंपाउंड, CH3 CH2O नेगेटिव B कंपाउंड, Cl नेगेटिव C कंपाउंड। चलो मुझे बताओ A और B C में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओगे तो क्या लगाओगे, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और जो कि क्या होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है sp3 में, ऑक्सीजन sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा ये हाईली स्टेबल होगा, और जब हाईली स्टेबल होगा तुम कहोगे सर यहाँ तो रेजोनेंस भी लग रही है, रेजोनेंस तो लग रही है, लेकिन फिर से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है ना। किसी अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे आता, यहाँ पे ऑक्सीजन होती, यहाँ पे ऑक्सीजन होती तो वो स्टेबल होता, यहाँ से घूम के अंदर घूम रहा है तो तब भी नेगेटिव पे आ रहा है, तब भी कार्बन पे आ रहा है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन sp3 के है, तो कार्बन sp2 तो यहाँ होगा, यहाँ पे देखो कार्बन sp3, तो इसकी नेगेटिविटी तो बहुत कम है। तो जब नेगेटिविटी इतनी कम है तो एक नेगेटिव चार्ज को कैसे ऑर्डर कर पाएगा, तो इसका ऑर्डर ये ना हो कि एक्चुअल ऑर्डर पता क्या आता है, सबसे पहले C, फिर B, और फिर आता है हमारा A।
अब तुम कहोगे सर ये तो आपने मजाक कर दी फिर से, ये क्या है? क्लोरीन है। भाई क्लोरीन पे देखो, दुनिया में बता रहा हूँ तुम्हें, कहीं भी लगा लेना, बाण है। जब तुम्हें कभी भी नेगेटिव चार्ज देखना हो ना, स्टेबल है नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा तुम साइज फैक्टर देखो। अब तुम्हारे पास देखो, एक बात बताओ तुम्हें, चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारे पास मतलब सपोज करो तुम्हें क्या करो, तुम्हें कैमरे खरीदने हैं, 100 कैमरे खरीदने हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास है कि हाँ तुम 100 कैमरे को रख सकते हो अपने पास, तुम्हारे पास एक छोटा सा कमरा है, हाँ इसमें तुम्हें 100 कैमरे रख सकते हो और तुम फिर उसके साथ सो भी जाओगे, लेकिन तुम्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा साइज छोटा है कमरे का, उसमें तुम्हें 100 कैमरे भी रखने हैं, खुद सोना भी है, खाना भी वहीं है, सब कुछ वहीं पर करना है। अब दूसरा बंदा है, उसके पास 2 कमरे हैं, बात तो सेम ही है क्योंकि सेम है, इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हो गया रखने की टेंडेंसी, कि हाँ रखने की टेंडेंसी है, ये खींच सकता है। अब क्लोरीन के पास भी रखने की टेंडेंसी थी, ऑक्सीजन के पास भी रखने की टेंडेंसी थी। अब देखना है कि इस नेगेटिव चार्ज को, इस क्लाउड को अपने पास आराम से कौन रख सकता है, उसे आराम से एक तरफ रख के और वो खुशी खुशी रह सकते हैं। हाँ क्लोरीन का क्या है, ऑक्सीजन के पास 1 कमरा है, लेकिन क्लोरीन के पास तो 2 कमरे हैं, वो 1 कमरे में सारे कैमरे रखेगा, 1 कमरे में जाकर आराम से खा पिएगा, मस्त करेगा, लोटा चिल मारेगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो अगर मैं आयोडाइड नेगेटिव ले देता, अगर ब्रोमाइड नेगेटिव दे देता, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता। तो ये मिनरल एसिड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी साइज का फैक्टर आ जाए नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो साइज फैक्टर जीत जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर हार जाएगा। तुम्हें सबको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होती है क्लोरीन से, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात आती है तो क्लोराइड जीत जाता है, बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर जो साइज है वो ज़्यादा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाएगा, फैल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो कभी ये अपने रेजोनेंस के फंडे अपने पास रखो, इनको बर्बाद मत करो खुद को कि इधर से ऑर्गेनिक पढ़ ली पहले जीओसी, तो अब हर जगह रेजोनेंस दिखेगा तुम्हें, जहाँ पाई बॉन्ड दिखेगा तुम वहीं रेजोनेंस घुसा दोगे, जबरदस्ती घुसा दोगे, लेकिन नहीं करना ऐसा, बात ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे एसिडिटी ऑर्डर पूछने लगूं, जैसे वाटर दे दिया, अमोनिया दे दिया, और तुमसे एसिडिटी पूछने लगे कि बताओ भाई इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? देखो तुम्हें दे दिया H2O, तुम्हें दे दिया अमोनिया और तुम्हें दे दिया कार्बन, इन पूछने लगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से लगा लो, ये कार्बन क्या है sp में, ये क्या है sp3 में, ये भी क्या है sp3 में, और सबसे ज़्यादा एसिडिक पूछा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो जल्दी निकल जाएगा, इससे हाइड्रोजन निकलने में लेट होगी, इससे भी लेट होगी, तो पहले नंबर पे A ऑक्सीजन जीत जाएगा, दूसरे पे नाइट्रोजन sp3 की कम होगी, फिर दूसरे पे कौन आ जाएगा? ये वाला कंपाउंड, फिर तीसरे पे कौन आ जाएगा? C। सिंपल है। या तुमसे हाइड्रोजन पूछ ले, इनकी बेसिसिटी पूछ ले, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। भाई क्या होता है? एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाए और तुम्हें तीनों कंपाउंड दे दिया और पूछ ले सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, अब देखो वैसे तो तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमोनिया होगा, लेकिन हम एसिडिटी से भी निकाल सकते हैं, एस करैक्टर से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो नाइट्रोजन sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मतलब जो लोन पेयर होंगे वो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो इसलिए अगर बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाता है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या लगा दोगे? NH3 का सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, फिर क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा। लो बेसिसिटी का ऑर्डर अपोजिट हो गया। तो कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के तुम्हें पूछना वही है, उसे कुछ नहीं करना, इधर उधर से मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो कुछ भी कर लो, इसी वजह से कर लोगे मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है ना मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑर्गेनिक में जीओसी में तुम पढ़ने को मिल जाएगी, तुम्हें बहुत सारा इफेक्ट है।